किंग चार्ल्स की बात सुनकर क्रिस्टीना ने रोते हुए कहा था, आई डोंट नो, ये सब किसने किया है? मैंने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया है। डैड, आई श्योर। क्रिस्टीना को इतना रोता देखकर क्वीन कैथरीन ने कहा, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं? देखिए वे कितना ज़्यादा रो रही है। कैथरीना की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने कहा, और जो हमारी बदनामी हो रही है उसका क्या? तुम्हें बस दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें बस इसके आंसू दिखाई दे रहे हैं? अपने डैड की बात सुनकर क्रिस्टीना ने रोते हुए कहा था, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि किसने यह सब किया और मेरी इतनी सीक्रेट वीडियो किसके हाथ लग गई। कैटरीना की बात सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से कहा, न जाने कितने आदमियों के साथ घूमती हो, तुम्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि कोई तुम्हारी वजह से हमारे रॉयल परिवार पर उंगली उठा सकता है। मैंने 1000 बार कहा है जो कुछ भी करना है इस तरह से करो कि तुम्हारे एक हाथ को दूसरे हाथ के बारे में भी पता ना चले, पर तुमने तो पूरी दुनिया के सामने हमारी थू थू करवा दी है। किंग चार्ल्स की बात सुनकर क्रिस्टीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस किसी ने भी उसके साथ यह सब कुछ किया है, उसने गुस्से से कहा, जिसने भी यह सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने सब कुछ खराब कर दिया है। क्रिस्टीना की बात सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से कहा, उसने तो किया ही है और उस इंसान को मैं छोड़ने वाला नहीं, पर गलती तुम्हारी भी है। तुम्हारी अब इन हरकतों की वजह से न जाने कौन सा रॉयल फैमिली का मेंबर तुमसे शादी करना चाहेगा। आज तक तो तुम्हारे लिए हजारों रॉयल फैमिली से रिश्ते आते थे। हर एक प्रिंस तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, पर अब न जाने कौन तुमसे शादी करेगा। अभी वह सब बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से गुस्से से लाल आंखें लिए अंदर आता हुआ विलियम दिखाई दिया। विलियम को देखते ही किंग चार्ल्स ने कहा, विलियम। अपने डैड की आवाज़ सुनकर विलियम उनके सामने आकर खड़ा हो गया। चार्ल्स ने गुस्से से कहा, कुछ पता चला किसने किया ये सब? विलियम ने गुस्से से लाल आंखें लिए क्रिस्टीना को देखते हुए कहा, हाँ मैंने पता किया है कि यह सब किसने किया है। विलियम की हाँ सुनकर किंग चार्ल्स ने क्वीन कैथरीन और क्रिस्टीना तीनों विलियम की तरफ देख रहे थे। किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, किसने किया है? जल्दी बताओ। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने रॉयल फैमिली के साथ पंगा लेने की हिम्मत की? लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। बस एक बार नाम बताओ, उस इंसान को तो मौत की नींद में अपने हाथों से सुलाऊंगा। उसकी वजह से आज हर कंट्री की रॉयल फैमिली के लोग मुझे गंदी नजरों से देख रहे हैं। किंग चार्ल्स की बात सुनकर विलियम ने गुस्से भरी आवाज में कहा, यह सब कुछ इस क्रिस्टीना की वजह से हुआ है। विलियम की बात सुनकर किंग चार्ल्स और क्वीन कैथरीन हैरानी से क्रिस्टीना की तरफ देखने लगी। वही क्रिस्टीना भी हैरानी से अपने भाई की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई ये सब कह क्या रहा है। उसने रोते हुए कहा, भाई आप मुझे क्यों ये सब कह रहे हो? मैंने क्या किया है? मुझे तो यह भी नहीं पता कि किसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और क्यों किया है। विलियम की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सिर्फ नाम बताओ कि किसने यह सब कुछ किया है। चार्ल्स की बात सुनकर विलियम ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आदित्य कपूर। उसे तो जानते ही होंगे ना आप? किंग चार्ल्स ने जैसे ही विलियम के मुंह से नाम सुना, उन्होंने हैरानी से कहा, ये तो वही है ना जिसके साथ तुम बिजनेस डील फाइनल करने के लिए कल मॉल में मीटिंग के लिए गए हुए थे? किंग चार्ल्स की बात सुनकर प्रिंस विलियम ने कहा, हाँ, और मैं मीटिंग में डील फाइनल भी कर दी थी। अगर आपकी इस बेटी ने सब कुछ खराब नहीं कर दिया होता तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती। वहीं आदित्य का नाम सुनकर क्रिस्टीना भी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गई थी, क्योंकि उसे याद था कि कल जिस लड़की के साथ उसने बदतमीजी की थी उस लड़की को बचाने के लिए आया था। उसका नाम आदित्य कपूर ही उसने बताया था। अपने बेटे की बात सुनकर क्वीन कैथरीन ने हैरानी से कहा, पर क्रिस्टीना ने क्या किया? वह तो तुम्हारे साथ मीटिंग के लिए भी नहीं आई थी। प्रिंस विलियम ने हंसते हुए कहा, इसने क्या किया? उसने आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड को ऑफेंड कर दिया। वह वहां पर शॉपिंग कर रही थी और यह उसे परेशान कर रही थी। इसने उसकी बेइज्जती की, उसके गाल पर थप्पड़ मारा और गार्ड से कहकर उसे यह रॉयल फैमिली की जेल में भी डलवाने वाली थी। अगर वक्त पर मिस्टर कपूर नहीं आए होते तो शायद इसने उसकी जान ही ले ली होती। फिर पता नहीं मिस्टर आदित्य कपूर हमारे साथ क्या करते। विलियम की पूरी बात सुनने के बाद चार्ल्स को भी क्रिस्टीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है बेफजूल में लोगों को परेशान करना बंद कर दो।
तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग हमारे दुश्मन बन बैठे हैं और अब तुमने एक और दुश्मन बना लिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? किंग चार्ल्स की बात सुनकर कैटरीना की आंखों में आंसू आ गए। उसके डैड कभी उसे नहीं डांटते थे। वह सिर्फ रियल की प्रिंसेस नहीं बल्कि अपनी मॉम डैड भाई की भी प्रिंसेस थी। वहीं कैटरीना की आंखों में आंसू देखकर क्वीन कैथरीन ने उसे गले से लगाते हुए कहा, आप प्लीज इसे डांटना बंद कर दीजिए। अब जो हो गया है हम उसे नहीं बदल सकते। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। मेरी बेटी की इतनी बदनामी पहले ही हो चुकी है और रॉयल फैमिली पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हमें जल्दी से इस न्यूज़ को दबाना होगा। कैथरीन की बात सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से कहा, तुम जानती नहीं हो आदित्य कपूर को। वह इंसान के रूप में शैतान है। वह अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है किसी को पता भी नहीं चलता। उसके कई दुश्मन कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसने उन्हें मार दिया तो कुछ कहते हैं कि उसने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। पर वह लोग दुनिया से ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी दुनिया में थे ही नहीं। चार्ल्स की बात सुनकर क्रिस्टीना और कैथरीन दोनों हैरान हो गईं। तभी विलियम ने गुस्से से कहा, माना कि वह बहुत अमीर है और बहुत पावरफुल है, पर हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने सिर्फ एक लड़की के लिए हमारी फैमिली को टारगेट किया? विलियम की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने भी गुस्से से कहा, हाँ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने एक रॉयल फैमिली को टारगेट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? शायद वह भूल गया कि इस वक्त वह लंदन में ही मौजूद है। किंग चार्ल्स की बात सुनकर विलियम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे ही घर में आकर उसने हम पर अटैक किया है। उसे लगता है कि हम उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? कैशीना ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे वह बस ड्रेस पसंद आ गई थी और उसकी उस गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ बदतमीजी की थी और वह दिखने में भी किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ बदतमीजी की। मुझे नहीं पता था कि वह आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड निकलेगी। पर उस आदित्य कपूर ने उस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ भी मारा था। थप्पड़ मारने के बावजूद उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? कैथरीन ने जब यह सुना कि आदित्य कपूर ने उसकी बेटी के गाल पर थप्पड़ मारा था, उसने गुस्से से कहा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी के गाल पर थप्पड़ मारा? खुद को समझता क्या है वह? किंग चार्ल्स ने दोनों माँ बेटी की बातों को इग्नोर किया और विलियम की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जितनी जल्दी हो सके ये बताओ कि आदित्य कपूर इस वक्त कहाँ है। अब उसे दिखाना ही होगा कि रॉयल फैमिली भले ही इस वक्त पहले जितनी पावरफुल नहीं रही, पर फिर भी उसके जैसे हजारों लोगों का मुकाबला हम चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। उसे लग रहा होगा कि वह पैसों के दम पर हम लोगों को नीचे झुका सकता है, पर अब उसे सबक सिखाना ही होगा। किंग चार्ल्स की बात सुनकर प्रिंस विलियम ने कहा, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और मैंने पहले ही पता लगा लिया कि वह इस वक्त कहाँ है। वह इस वक्त यहाँ की अपने पैलेस में मौजूद है। मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी निकाल लिया है, मेरे पास पहले ही था। किंग चार्ल्स ने कहा, अभी के अभी उसे कॉल लगाओ, मैं उसे खुद यहाँ आने के लिए कहूँगा। किंग चार्ल्स की बात सुनकर प्रिंस विलियम ने कहा, पर हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद क्या वह हमारी रॉयल पैलेस में आने की हिम्मत करेगा? किंग चार्ल्स ने कहा, जितना मैंने उसके बारे में सुना है मुझे यकीन है कि वह जरूर आएगा। तुम एक बार कॉल लगाओ। किंग चार्ल्स की बात सुनकर प्रिंस विलियम ने आदित्य का नंबर डायल कर दिया। इस वक्त वहां पर क्रिस्टीना, कैथरीन, चार्ल्स और विलियम सभी मौजूद थे। कॉल स्पीकर पर था जिस वजह से सभी लोग रिंग की आवाज आसानी से सुन सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आदित्य काव्या आदित्य के घर में मौजूद थे। दोनों इस वक्त लिविंग रूम में बैठे हुए थे। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। आदित्य काव्या को लेकर ऑफिस से आ गया था। दोनों अभी भी टीवी देख रहे थे। काव्या को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके लिए रॉयल फैमिली के साथ पंगा ले लिया है। उसे डर भी लग रहा था, पर खुशी भी हो रही थी कि कोई है जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी पंगा ले सकता है। दोनों टीवी देख ही रहे थे कि तभी आदित्य का मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल रिंग होने की आवाज़ सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने पलट कर देखा तो उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बुलावा आ ही गया। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठा लिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विलियम ने देखा कि आदित्य ने कॉल उठा लिया, उसने कुछ कहना चाहा। तभी किंग चार्ल्स ने उसे रोकते हुए कहा, मैं बात करूंगा। उन्होंने इशारे में ही कहा था। दूसरी तरफ से आदित्य ने भारी भरकम आवाज में कहा, बोल प्रिंस विलियम। आदित्य ने इतना कहा ही था
कि किंग चार्ल्स ने कहा। हम बोल रहे हैं, किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स की आवाज़ सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो आप बोल रहे हैं किंग। बोलिए, क्या काम था आपको मुझ जैसे मामूली इंसान से। आदित्य की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने बिना किसी हेजिटेशन के साफ शब्दों में कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि जो कुछ भी आपने मेरी बेटी के बारे में न्यूज़ मीडिया को प्रोवाइड की है, उसकी वजह। किंग चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग, क्या आप नहीं जानते कि मैंने यह सब कुछ क्यों किया। आदित्य की बात सुनकर किंग ने भारी आवाज में कहा, क्या तुम्हें रॉयल फैमिली से डर नहीं लगता। इस वक्त तुम हमारी कंट्री में होकर हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हो। अगर हम चाहें तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। किंग चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं तो इस तरह से मेरे साथ फ़ोन पर बात नहीं करते, बल्कि सीधा मेरे साथ कुछ कर चुके होते। आपको क्या लगता है कि आदित्य कपूर कोई नॉर्मल इंसान है जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भले ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर मैं आप सभी पर बिना रॉयल फैमिली का टैग लिए ही भारी हूँ। ये बात आप भी अच्छे तरह से जानते हैं मिस्टर चार्ल्स। आदित्य की बातें सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तमीज से बात कीजिए, हम यहाँ के किंग हैं। चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा महाराजाओं का जमाना पहले जमाने में होता था। अब बस नाम का राजा होता है, काम का नहीं। अब आदित्य की बातें सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें आपसे और आपकी उस गर्लफ्रेंड से मिलना है। किंग चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग, मुझे नहीं पता था कि आप अपने दुश्मनों को घर पर खाना खाने के लिए इनविटेशन इस तरह से भेजते हो। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स ने कहा, वह मिस्टर कपूर, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि अगर आप हमारे पैलेस में आ गए तो वापस नहीं जा पाएंगे। किंग चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग, आप शायद आदित्य कपूर को ठीक से जानते नहीं हैं। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानते होते तो मुझसे ये सवाल नहीं करते। मैं आपके ही घर में घुसकर आपके साथ क्या कर सकता हूँ, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। वैसे बताइए कब आना है हमें, मैं आने के लिए रेडी हूँ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वही उसकी बातें काव्या ध्यान से सुन रही थी। काव्या समझ गई थी कि जरूर किंग चार्ल्स ने ही आदित्य को कॉल किया होगा। उसे डर लग रहा था, इसलिए वह अपने नाखून चबाते हुए आदित्य की तरफ देख रही थी। आदित्य का ध्यान भी काव्या पर था। उसे काव्या को देखकर हंसी आ रही थी, पर उसने काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। कुछ देर बाद आदित्य ने कॉल कट कर दिया और काव्या की तरफ देखने लगा। कॉल कट होते ही काव्या ने जल्दी से घबराकर कहा, क्या किंग ने आपको कॉल किया था। क्या उन्होंने आपको धमकी दी क्या। वह आपके साथ कुछ कर देंगे, बोलिए ना। काव्या ने घबराते हुए आदित्य की बाजू पकड़कर उसे सवाल कर रही थी। काव्या की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। काव्या ने जब आदित्य को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने थोड़े गुस्से से कहा, प्लीज बताइए ना, क्या कहा उन्होंने आपसे। क्या वह आपको धमकी दे रहे थे। काव्या को इतना घबराया हुआ देखकर आदित्य ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें मैंने कितनी बार बताया है, किसी की औकात नहीं है आदित्य कपूर को धमकी देने की, चाहे वह किंग ही क्यों ना हो। काव्या ने कहा, आप कुछ खाने की बात कर रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कल लंच पर रॉयल पैलेस में जाना है। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने डरते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, हम वहां पर क्यों जाएंगे, अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ कर दिया तो। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, किसी की औकात नहीं है कि वह आदित्य कपूर को हाथ लगा सके। चलो अब हमें सो जाना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का डर देखकर आदित्य ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह आदित्य जल्दी ऑफिस से वापस आ गया था। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। काव्या अपने रूम में इस वक्त एक वाइट कलर का ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी थी। यह ड्रेस आदित्य उसके लिए लेकर आया था। काव्या ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और मुस्कुराने लगी। तभी पीछे से आदित्य ने कहा, चलो। इतना कहते हुए उसका ध्यान काव्या पर गया तो उसकी नज़र काव्या पर ही ठहर गई।
पर अगले ही पल उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, चलो हमें देर हो रही है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों रॉयल पैलेस के सामने आकर खड़े हो गए। पैलेस बाहर से देखने में काफी खूबसूरत था और दूर दूर तक कोई और घर मौजूद नहीं था। रॉयल पैलेस इसकी खूबसूरती को देखकर काव्या उसे ही देखने लगी। आदित्य काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। कुछ ही देर में वह लोग रॉयल पैलेस के लिविंग रूम में मौजूद थे। आदित्य एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ स्टैंड की पॉकेट में डालकर अपने सामने खड़े किंग चार्ल्स को देख रहा था, जो कि ऊपर से नीचे तक उसे ही घूर रहे थे। पर आदित्य की आंखों में बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा था। काव्या आदित्य से चिपक कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। आदित्य ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था ताकि वह घबराए ना। किंग चार्ल्स ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। काफी गट्स हैं तुम्हारे अंदर। रॉयल फैमिली के साथ ही पंगा लेने के बाद उनके घर में आने की हिम्मत रखते हो। आदित्य ने चार्ल्स की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अभी तो आप मुझे जानते ही नहीं कि मैं यहाँ पर आकर क्या क्या कर सकता हूँ मिस्टर चार्ल्स। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स ने आदित्य को गुस्से से देखते हुए कहा, काफी हिम्मत है मिस्टर कपूर आपके अंदर। हमारे ही मेंशन में खड़े होकर आप हमें ही चैलेंज दे रहे हैं। चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आप मुझे जानते नहीं किंग, इसलिए आप मुझे ये पूछ रहे हैं। अगर आप जानते कि आदित्य कपूर चीज क्या है तो इस वक्त आप मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते। कहकर आदित्य एरोगेंट तरीके से मुस्कुराने लगा। चार्ल्स को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांधी हुई थी। वह सामने खड़ा इंसान, जो कि उसकी बेटे की उम्र का था, उसके सामने खड़ा रहकर उसकी इंसल्ट कर रहा था, जबकि उसके पीठ पीछे भी उसकी इंसल्ट करने से पहले लोग हजार बार सोचते थे। चार्ल्स के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मिस्टर चार्ल्स, क्योंकि मैं ना दिमाग में आता हूँ ना ही दिल में। मैं बस लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आता हूँ। कहकर वह मुस्कुराता हुआ काव्या का हाथ पकड़कर लिविंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसी का घर हो। वहीं उसकी इतनी एरोगेंट बात सुनकर और उसकी बदतमीजी देखकर किंग चार्ल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। क्वीन कैथरीन भी हैरानी से आदित्य को देख रही थी। आज से पहले उन्होंने किसी को भी अपने पति के साथ इस तरह से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा था। पर सामने खड़ा यह लड़का अभी अभी उनके सामने ही उनकी फैमिली की इंसल्ट भी कर रहा था और उनके पति के साथ बदतमीजी भी। उन्हें आदित्य पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उनका ध्यान आदित्य की बगल में बैठी काव्या पर गया। काव्या को देखते ही कैथरीन के दिमाग में किसी का चेहरा घूमने लगा, जिसे याद करके ही उनकी बॉडी कांपने लगी, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया। वहीं उनके बगल में खड़ी क्रिस्टीना जब से आदित्य अंदर आया था उसे ही देख रही थी। उसने एक पल के लिए भी आदित्य से अपनी नजर नहीं हटाई थी। वहीं किंग चार्ल्स भी खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए जाकर आदित्य के सामने बैठ गए। विलियम भी आकर अपने डैड के बगल में बैठकर आदित्य को घूरने लगा। आदित्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप दोनों ने मुझे यहाँ पर देखने के लिए बुलाया है? अगर आपको मुझे देखना ही था तो मेरी फोटो देख लेते। आई नो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर आप दोनों को यह शोभा नहीं देता। लड़कियां मुझ पर फ्लैट हो जाती हैं, यह नॉर्मल बात है। पर आप दोनों आदमी हैं और आप बूढ़े और तुम जवान। फिर भी मेरे चार्म का जादू आप दोनों पर भी चल गया। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स और विलियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। आदित्य इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें नामर्द और गे कह रहा था। फिर चार्ल्स ने गुस्से से कहा, अपनी औकात मत भूलो आदित्य कपूर। इस वक्त तुम हमारे ही पैलेस में बैठे हुए हो और हमारी इंसल्ट कर रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता। किंग चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से देखते हुए कहा, तमीज में रहकर बात करो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ के किंग हो। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी विलियम ने गुस्से से कहा, भूलो मत, इस वक्त तुम हमारे घर में मौजूद हो और ये इंडिया नहीं है, लंदन है, लंदन। विलियम की बात सुनकर आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ और क्या कर रहा हूँ, पर तुम ये मत भूलो कि मेरा नाम क्या है। लोगों को उनकी औकात कैसे याद दिलानी चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। तुम लोगों के सामने नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ
इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी करोगे। मुझे मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोगों से सख्त नफरत है और मैं उनके साथ कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स ने अपने गुस्से को खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, यह सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों किया। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा। कहकर चार्ल्स ने क्रिस्टीना की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर खड़ी होकर मूर्ति की तरह आदित्य को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही आदित्य को निगल जाएगी। चार्ल्स ने जब अपनी बेटी को आदित्य को इस तरह देखते देखा, तब उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आया, पर इस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं आदित्य ने भी क्रिस्टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर चार्ल्स, आपकी बेटी को देखिए, मुझे ऐसे देख रही है जैसे आंखों से ही बलात्कार कर देगी, जबकि मैं कमिडेट हूँ। आपकी बेटी होगी 100 जगह मुंह मारने वाली, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल हूँ। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से कहा, वैसा छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए कि आपने मेरी बेटी के साथ यह सब क्यों किया। क्या आपको हमसे डर नहीं लगता। कहकर चार्ल्स गुस्से से आदित्य की आंखों में देखने लगा। चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे डर लगता तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा होता, मिस्टर चार्ल्स। कहकर आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स ने गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। तभी विलियम ने कहा, मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वह एक लड़की है। उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी तुमने। यह मत सोचना कि हम तुमसे डर गए। हम भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया, उसका बदला हम लेकर ही रहेंगे। विलियम की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे बदला लोगे। तुम मुझे सबक सिखाओगे। आदित्य की बात में तन झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रॉयल फैमिली का मजाक उड़ा रहा हो। चार्ल्स ने गुस्से में कहा, ज्यादा ही बोल रहे हो तुम आदित्य कपूर। तुम बस एक बिजनेसमैन हो और हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले रॉयल लोग हैं। तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने एटीट्यूड के साथ कहा, औकात किसकी ज्यादा है और किसकी नहीं, यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यह बात अलग है। अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों को चुटकी बजाते ही सड़क पर ला सकता हूँ। आदित्य की बातें सुनकर इस बार चार्ल्स के गुस्से का पारा हाई हो गया। वह गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही सड़क पर लाने की धमकी दे रहे हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे लगा था कि शांति से तुमसे बात करूंगा, पर तुम उस लायक ही नहीं हो। चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य ने बोरियत से कहा, मुझे लगा था कि तुम इंटरेस्टेड इंसान होगे, इसलिए मैं इंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ आ गया, पर तुम तो बोरिंग निकले, अपने इस नालायक बेटे की तरह। कहकर आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। आदित्य लगातार उसकी और उसके परिवार की इंसल्ट कर रहा था। वहीं काव्या अभी भी डर के मारे आदित्य का हाथ पकड़कर उसके पास बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य ये सब क्यों कर रहा है। आदित्य को जब महसूस हुआ कि काव्या की बॉडी कांप रही है, तब उसने पलटकर काव्या की तरफ देखा। काव्या का छोटा सा चेहरा डर के मारे लाल पड़ चुका था। उसने प्यार से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्यों डर रही हो। कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा है ना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने बस अपना सिर हिलाया। कुछ देर में रॉयल गार्ड्स पैलेस में आ गए और उन्होंने काव्या और आदित्य को चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बोलो मिस्टर आदित्य कपूर, क्या करोगे अब तुम। इस वक्त मेरे रॉयल गार्ड के बीच में घिरे हुए हो, और अगर मैं चाहूँ ना, तो मेरे एक इशारे पर अभी के अभी ये लोग तुम्हारी जान ले सकते हैं, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। उसने काव्या की तरफ देखा, जो सच में बहुत डर गई थी। उसने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स उसे देखकर एक पल के लिए डर गए, पर बाद में उन्होंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि इस वक्त रॉयल फैमिली के गार्ड ने आदित्य और काव्या को पूरी तरह से घेर लिया था। कुछ देर बाद उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, वैसे काफी फनी हो तुम। पता नहीं कि किसने बना दिया तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है दी ग्रेट आदित्य कपूर तुम्हारे पैलेस में बिना किसी सिक्योरिटी के ही आ जाएगा। सच में तुम्हारा दिमाग घुटनों में है या फिर दिमाग ही नहीं है।
आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने खुद से कहा, कह तो ये सही रहा है। इतना बड़ा इंसान अगर अपने दुश्मन के घर पर आ रहा है तो बिना सिक्योरिटी के इंतजाम के तो नहीं आएगा। उसने इतना कहा ही था कि उसे बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ सुनते ही चार्ल्स हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगा, जो मुस्कुरा रहा था। चार्ल्स ने बाहर की तरफ देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आदित्य ने सभी रॉयल गार्ड की तरफ देखा और कहा, इन सभी को तो मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ, पर फिलहाल मेरा एक्शन का कोई मूड नहीं है, इसलिए मैं शांति से बैठूंगा। इतना कहकर वह दोबारा काव्या को लेकर सोफे पर बैठ गया। गार्ड अभी भी उसके ऊपर गन तान कर खड़े थे, पर आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनमें से किसी से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। पर काव्या डर चुकी थी। उसने अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया था। वह इस वक्त किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी। वहीं क्वीन कैथरीन अभी भी काव्या को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ध्यान किसी और पर हो ही ना। काव्या के चेहरे को देखकर उन्हें किसी की याद आ रही थी, जिसे वह चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। तभी कैशीना ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मॉम, देखो क्या हो रहा है। कैशीना की आवाज़ सुनते ही कैथरीन अपने होश में आई। उसने सामने देखा तो सामने आदित्य किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और काव्या उसके सीने से लगकर बैठी हुई थी। तभी बाहर से 100 से भी ज्यादा गार्ड लिविंग रूम के दरवाजे से अंदर आने लगे। उन सभी को देखकर रॉयल फैमिली हैरान हो गई, क्योंकि ये सभी दिखने में किसी आर्मी के लोगों की तरह ही लग रहे थे। वह उनके रॉयल गार्ड से काफी खतरनाक लग रहे थे। उन सभी के आते ही रॉयल गार्ड डर गए। रॉयल गार्ड के ऊपर उन सभी ने गन रख दी और मुस्कुराने लगे। आदित्य ने चार्ल्स की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, किंग चार्ल्स, सॉरी, तुम्हें किंग बनाया किसने? क्या तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं था, या फिर तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हें अकेले ही को पैदा किया, इसलिए तुम्हें किंग बनना पड़ा? हरकतें तो तुम्हारी किसी वजीर से भी बुरी हैं। आदित्य की बात सुनकर चार्ल्स बुरी तरह से उसे गुस्से से देखने लगा, पर इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने मुस्कुराते कैशीना की तरफ देखा और कहा, रही बात इस बदतमीज लड़की के साथ मैंने ये सब क्यों किया, तो इससे पूछो, इसे क्या जरूरत थी मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करके उसे 2 थप्पड़ मारने की और सभी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करने की, जबकि मेरी गर्लफ्रेंड ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। शुरुआत इसने की थी, खत्म मैं करूँगा। मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट मेरे लिए मेरी इंसल्ट से भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। काव्या, जो कि आदित्य के सीने से लगी हुई थी, आदित्य की बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। आदित्य ने भले ही सिर्फ कहने के लिए कह दिया हो, पर काव्या के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। उसने खुद से कहा, काश आपने जो बात अभी कही वह दिल से कही होती, तो मुझे खुशी होती कि दुनिया में कोई तो है जो उससे प्यार करता है। यह सोचकर काव्या मन ही मन मुस्कुराने लगी। वहीं आदित्य की बात सुनकर क्रिस्टीना ने इस बार गुस्से से कहा, अगर मैंने इसे थप्पड़ मारा था तो तुमने भी मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, वहीं पर हिसाब बराबर हो गया। फिर तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके हमारी फैमिली की इज्जत इस तरह से सबके सामने उछालने की? कैशीना की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, और तुमने तो मेरी जान, मेरी काव्या पर हाथ उठाया था। थप्पड़ तो मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए मारा था, पर बदला उस टाइम पूरा नहीं हुआ था। इनफैक्ट बदला तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे अपने घर पर बुलाकर मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत की। तो अब नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब जब तक मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आदित्य की बात सुनकर पूरी रॉयल फैमिली गुस्से से उसे देखने लगी। जब कैथरीन ने देखा कि सब कुछ खराब हो रहा है, उसने सब कुछ संभालते हुए कहा, प्लीज, मेरी बेटी ने जो भी कुछ किया था उसे माफ कर दो। वह बच्ची है। उस अकेली की गलती की वजह से तुम हमारी रॉयल फैमिली के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। कैथरीन की बात सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। कैथरीन देखने में काफी खूबसूरत थी और उसकी आवाज भी किसी मीठी कोयल की तरह थी। क्रिस्टीना उस पर गई थी, जिस वजह से वह भी देखने में काफी खूबसूरत थी। आदित्य ने कैथरीन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर। आदित्य की बात सुनकर कैथरीन ने कहा, कैसी शर्त? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इस बेटी को मेरी गर्लफ्रेंड के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी नाक रगड़ते हुए से माफी मांगनी होगी। अगर आपकी ये बेटी करने के लिए तैयार है
तो मैं आपके परिवार को माफ करने के लिए भी तैयार हूँ। फैसला आप लोगों के हाथों में है। ये कर आदित्य मुस्कुराने लगा। किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और रॉयल फैमिली की प्रिंसेस को इस दो कौड़ी की लड़की के सामने घुटने के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहने की? क्या तुम जानते नहीं रॉयल फैमिली की क्या अहमियत होती है? चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वही कैथरीन आदित्य को देखकर समझ गई थी कि ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। वे अपने परिवार को किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देना चाहती थी। पहले ही रॉयल फैमिली काफी ज्यादा परेशानी से जूझ रही थी। कैथरीन एक समझदार महिला थी। कैथरीन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो गुस्से और नफरत भरी नजरों से काव्या को देख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, पर क्या तुम इसके बाद ये वादा करते हो कि तुम हमारे परिवार के साथ कुछ भी नहीं करोगे? कैथरीन ने काफी मुश्किल से कहा। भाई, उसकी बात सुनकर आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अगर आपकी इस बेटी ने मेरी गर्लफ्रेंड से उस तरह से माफी मांगी जिस तरह से मैं चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। आदित्य की बात सुनकर कैथरीन ने कैशीना की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, कैशीना प्लीज, काव्या से माफी मांग लो। अगर तुम नहीं चाहती कि हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, पहले ही तुम्हारी वजह से काफी लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं। अगर किसी एक ने हमारे ऊपर वार कर दिया, तो हमारे सारे दुश्मन मिलकर हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटा, कैथरीन ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा। वहीं अपनी मॉम को इस तरह से रोता देखकर क्रिस्टीना को बहुत बुरा लगा। चाहे वह कितनी बुरी क्यों ना हो, अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी। उसने रोते हुए कहा, मॉम प्लीज, ऐसे मत कीजिए। मैं इस लड़की से हरगिज माफी नहीं मांगूंगी। आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने कुछ नहीं किया मॉम। प्लीज, मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्रिस्टीना को जिद करता देखकर कैथरीन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो मैं मांग लूंगी। इतना कहकर उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, क्या मैं अपनी बेटी की गलती की सजा भुगत सकती हूँ? मैं घुटनों के बल बैठकर अपनी नाक रगड़कर आपकी गर्लफ्रेंड से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कैथरीन की बात सुनकर क्रिस्टीना, विलियम और चार्ल्स तीनों हैरान हो गए। वह क्वीन थी और एक क्वीन के लिए ये करना किसी बहुत बड़े अपमान से कम नहीं था। वही काव्या अभी तक सब कुछ देख रही थी। उसे कैथरीन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आदित्य की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, पर तभी आदित्य ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, गलती जिसने की है माफी भी वही मांगेगी। और वैसे भी बड़ों को अपने सामने झुकाना हमारे संस्कारों में नहीं सिखाया गया है। कहकर आदित्य कैशीना की तरफ देखने लगा। आदित्य की बात सुनकर क्वीन कैथरीन दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखने लगी, जो कि आंसू भरी आंखों से अपनी मॉम को ही देख रही थी। उन्होंने कहा, प्लीज कैशीना, माफी मांग लो बेटा। मैं अब और परेशानी अपने परिवार पर मंडराते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। अपनी मॉम को इस तरह से खुद के सामने रिक्वेस्ट करता देखकर अब कैस्टीना चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी। उसने नफरत भरी नजरों से काव्या की तरफ देखा। अगर उसके बस में होता तो वह अभी के अभी काव्या की जान ले लेती। किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी को माफी मांगने की। अभी हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम हमारे परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किंग चार्ल्स की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। वहीं क्वीन कैथरीन ने गुस्से से कहा, आप क्यों बेफिजूल की लड़ाई करके सब कुछ खराब करना चाहते हैं? आप खुद भी जानते हैं कि इस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है कि हम किसी के साथ लड़ाई कर सकें। अगर गलती हमारी बेटी ने की थी, तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? क्वीन कैथरीन की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने कुछ कहना चाहा। तभी क्वीन ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। अपनी बीवी को इस तरह से अपने सामने हाथ जोड़ता देख किंग चार्ल्स ने कुछ नहीं कहा। वहीं विलियम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि आदित्य कितना ज्यादा पावरफुल है और अपनी फैमिली की इस वक्त की कंडीशन भी वह बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए वह चाह कर भी आदित्य के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था। क्रिस्टीना नफरत भरी नजरों से काव्या की तरफ देख रही थी, पर अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। क्रिस्टीना सीधी चलकर काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। वहीं आदित्य मुस्कुराते हुए क्रिस्टीना को देख रहा था। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे इस तरह से किसी को अपने कदमों में गिराकर माफी मंगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर क्रिस्टीना जितनी बदतमीज थी, उसके बाद काव्या ने उस पर दया दिखाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई। क्रिस्टीना सीधी जाकर काव्या के सामने
घुटनों के बल बैठ गई। शायद जिंदगी में पहली बार वह ऐसा कुछ कर रही थी। उसने काव्या की तरफ देखा और अपना सर नीचे झुकाकर गुस्से भरी आवाज में कहा, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। कशीना ने काफी मुश्किल से अपने मुंह से ये शब्द निकाले थे। वहीं उसकी बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से कहो। आदित्य की बात सुनकर कशीना के हाथ की मुट्ठी गुस्से से बंध गई, पर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने कहा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो और हमारे परिवार के ऊपर रहम करो। कहकर क्रिस्टीना ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य और काव्या की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा। क्रिस्टीना की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैंने माफ कर दिया तुम लोगों को। अब बस अगली बार से अपनी इस बदतमीज बेटी को समझाकर रखना कि किसी के साथ भी बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोच ले कि उसके साथ भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए किंग चार्ल्स की तरफ देखा और कहा, अब मुझे चलना चाहिए किंग, आपकी खातिरदारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे लगा नहीं था कि रॉयल फैमिली इतनी ज्यादा घटिया खातिरदारी करती होगी, पर कोई बात नहीं, अभी कपूर फैमिली के लोगों की खातिरदारी देखना, खुद समझ जाओगे कि खातिरदारी करना किसे कहते हैं। इतना कहकर आदित्य ने एक नज़र क्वीन कैथरीन को देखा और फिर कहा, सिर्फ आपकी वजह से आज आपका परिवार बच गया, वरना आप लोगों के साथ मैं क्या करता ये आप लोग भी नहीं सोच सकते। कहकर वह मुस्कुराता हुआ काव्या का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाने लगा। किंग चार्ल्स, प्रिंस विलियम सभी के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। कैटरीना को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी का खून कर सकती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अगर उनमें से किसी का ध्यान सबसे अलग था तो वह थी क्वीन कैथरीन। क्वीन कैथरीन अभी भी सिर्फ काव्या के चेहरे को ही देख रही थी। उनके दिमाग में बार बार एक ही इंसान का चेहरा आ रहा था जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल पा रही थी। जब तक आदित्य और काव्या लिविंग रूम से बाहर तक नहीं गए, क्वीन कैथरीन की नजर काव्या पर ही ठहरी हुई थी। आदित्य के जाते ही उसके सारे बॉडीगार्ड भी वहां से चले गए। अब बस रॉयल फैमिली के लोग ही लिविंग रूम में मौजूद थे। किंग चार्ल्स ने गुस्से से कैथरीन की तरफ देखते हुए कहा, आपने क्या किया? क्या जरूरत थी हमारी बेटी को उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर करने की? अगर वह आदित्य कपूर है तो हम भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, हम संभाल लेते उसे। किंग चार्ल्स की बात सुनकर क्वीन कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। उनके दिमाग में अभी भी काव्या का ही चेहरा घूम रहा था। वहीं क्रिस्टीना ने एक नजर गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखा और तेजी से अपने रूम में चली गई। विलियम ने भी एक नजर अपने माँ पापा को देखा और वह भी वहां से चला गया। अब बस लिविंग रूम में क्वीन कैथरीन और किंग चार्ल्स ही मौजूद थे। किंग गुस्से से क्वीन के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हमने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए हमें। क्या जरूरत थी उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने हमारी बेटी को माफी मांगने के लिए कहने की? किंग चार्ल्स की बात सुनकर क्वीन कैथरीन ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, क्या आपको उसका चेहरा किसी की याद नहीं दिला रहा था? क्वीन कैथरीन की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने गुस्से से कहा, आप ये क्या कह रही हैं? क्वीन कैथरीन ने कहा, उस लड़की का चेहरा आपको किसी की याद नहीं दिला रहा था? क्वीन कैथरीन की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने काव्या के चेहरे को याद किया। तभी उनके दिमाग में एक और चेहरा नजर आने लगा। उन्होंने हैरानी से क्वीन कैथरीन की तरफ देखा तो क्वीन कैथरीन ने कहा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही आप सोच रहे हैं? किंग चार्ल्स ने कहा, क्या यह हो सकता है? क्वीन कैथरीन ने कहा, उसका चेहरा 90% तक उनसे मिलता है। क्या आपको नहीं लगता कि वह उनकी? कहते ही क्वीन कैथरीन चुप हो गई। वही क्वीन कैथरीन को चुप होता देखकर किंग चार्ल्स भी अपनी जगह पर ही बैठ गए। उनके चेहरे पर इस वक्त पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। क्वीन कैथरीन भी उनके सामने आकर बैठ गईं। उन्होंने किंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, अगर जो हम दोनों सोच रहे हैं वही सच हुआ तो? क्वीन कैथरीन की बात सुनकर किंग चार्ल्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? 20 साल पहले उनकी बेटी मर चुकी है। क्वीन कैथरीन ने कहा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वह उस दिन बच गई हो, क्योंकि उस लड़की के चेहरे को देखकर मुझे सिर्फ उनकी याद आ रही है। किंग चार्ल्स ने कहा, इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर वह उनकी बेटी है भी तो वह लोग खुद देख लेंगे। अपने पति की बात सुनकर क्वीन कैथरीन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
उन लोगों से हमारा कैसे मतलब नहीं हो सकता। पर अगर आपने मना किया है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। पर मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर उस लड़की की सच्चाई क्या है। कहकर क्वीन कैथरीन ने अपने पति की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वहीं किंग चार्ल्स ने भले ही कैथरीन से कह दिया था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके दिमाग में अभी भी काव्या का चेहरा ही घूम रहा था। उन्होंने खुद से कहा, मुझे भी पता लगाना ही होगा। अगर उस लड़की का सच में उन लोगों से कोई रिश्ता है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। इतना सोचकर किंग चार्ल्स अपनी जगह से उठकर सीधा अपने स्टडी रूम में चले गए और किसी को कॉल करके कुछ कहने लगे। वहीं इस वक्त आदित्य और काव्या दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। काव्या चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। आदित्य अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। यह देखकर काव्या ने कहा, गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, वह क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जॉब रेस्टोरेंट में लगवा दूँ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। काव्या को खुद की तरफ इस तरह से देखता देखकर आदित्य ने कहा, बेवकूफ लड़की, अगर हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं तो इसका यही मतलब है ना कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। अब हम वहां से तो बिना कुछ खाए ही वापस आ गए। तुम्हें भूख तो लगी होगी ना, इसलिए हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं। आदित्य की बातें सुनकर काव्या को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा और आदित्य के साथ गाड़ी से बाहर उतर गई। इतनी देर में वह लोग एक रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठे हुए थे। उनके सामने काफ़ी कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी, जो दिखने में काफ़ी अजीब अजीब लग रही थी। काव्या सिर्फ उन डिश को देख रही थी, पर खा नहीं रही थी। आदित्य जानता था कि काव्या उन सभी खाने की चीज़ों को ऐसे क्यों देख रही है। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, टेंशन मत लो, ये सभी वेजिटेरियन चीजें हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, छोटे बच्चों की तरह खाना खाने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आदित्य उसके बारे में क्या सोच रहा है। अब उसे आदित्य के साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था, बल्कि उसे आदित्य उसके परिवार की तरह ही लगता था। आदित्य भी चुपचाप उसे खाते हुए मुस्कुराकर देख रहा था और खुद भी खाना खा रहा था। कुछ ही देर में दोनों अपना लंच कंप्लीट करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुके थे। इस वक्त काव्या के हाथ में एक आइसक्रीम का कोन था, जो कि आदित्य ने उसे दिलाई थी। काव्या मजे से आइसक्रीम खा रही थी। काव्या के चेहरे के दाग धब्बे पूरी तरह से मिट चुके थे। अब वह पहले की तरह ही प्यारी और मासूम लग रही थी। आदित्य काव्या को ही देख रहा था, जो कि उसे इग्नोर करते हुए अपनी आइसक्रीम पर फोकस करके उसे ही खा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग गाड़ी में आकर वापस बैठ गए, पर काव्या का ध्यान अभी भी आदित्य पर नहीं था। वह मजे से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। अब आइसक्रीम लगभग खत्म ही होने को आई थी। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह लड़की मुझे इतनी देर से इग्नोर कर रही है, इसकी यह हिम्मत। आदित्य इस वक्त बेवकूफ जैसी बात कर रहा था। अब जब काव्या आइसक्रीम खा रही थी तो वह अपनी आइसक्रीम को छोड़कर उस पर कैसे ध्यान दे सकती थी। अब काव्या की आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी और वह अपनी उंगलियां अपने मुंह में डालकर चूस रही थी। काफी देर से आदित्य देख रहा था कि काव्या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आदित्य ने बिना कुछ सोचे समझे काव्या को अपनी तरफ खींच लिया। काव्या, जिसका पूरा फोकस अपनी उंगलियों पर था, आदित्य के इस तरह से खींचने के कारण हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। वह बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखने लगी। वहीं आदित्य ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, कितनी बार कहा है, इस तरह से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके मुझे मत देखो, वरना। इतना कहते हुए वो चुप हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर काव्या ने कहा, पर आपने हमें इस तरह से क्यों खींचा? काव्या ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। आदित्य ने काव्या को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम मुझे इतनी देर से इग्नोर क्यों कर रही थी? आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, हमने कब आपको इग्नोर किया? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, इतनी देर से तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। जब से हम रेस्टोरेंट से लंच करके बाहर निकले हैं, तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? आदित्य की बात सुनकर काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने मन ही मन कहा, ये इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अब जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो फिर हम इन पर कैसे ध्यान दे सकते थे? काव्या ने यह बात
सब मन ही मन कहा, क्योंकि आदित्य को यह सब कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वहीं काव्या को चुपचाप कुछ सोचता देखकर आदित्य ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मुझे जवाब दो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, हम अपनी आइसक्रीम खा रहे थे, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपको इग्नोर कर रहे थे? आदित्य ने काव्या की तरफ देखा। उसके लिप्स पर अभी भी आइसक्रीम लगी हुई थी और उसके लिप्स गीले थे, जिस वजह से वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आदित्य का ध्यान ना चाहते हुए भी उसके लिप्स पर ही जा रहा था। काव्या की बात उसके कानों में तो जा रही थी, पर वह उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह सिर्फ काव्या के लिप्स को ही देख रहा था। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। काव्या, जो कि आदित्य से कुछ कह रही थी, जैसे उसे एहसास हुआ कि आदित्य ने अभी अभी क्या किया है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखने लगी, जो कि अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। काव्या तो ना उसे खुद से दूर कर रही थी, ना ही उसका साथ दे रही थी, बल्कि वह अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम चुकी थी। कुछ देर बाद आदित्य ने काव्या को छोड़ा। आदित्य के छोड़ते ही काव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वह आदित्य को हैरानी से देख रही थी, जो कि अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। उसकी हरकत देखकर काव्या की नज़र शर्म से नीचे झुक गई। आदित्य ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, अगली बार से अगर तुमने मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचा भी, तो अपनी इस पनिशमेंट को याद कर लेना। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, कोई ऐसी पनिशमेंट देता है भला? काव्या के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आदित्य समझ गया कि वह क्या सोच रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पनिशमेंट देने की स्टाइल है, इसलिए इसे याद कर लेना और अगली बार से मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचना भी मत। कहकर वह अपना लैपटॉप निकालकर उस पर काम करने लगा। वहीं काव्या ने मन ही मन उसे देखते हुए कहा, पता नहीं ये क्या सोचते हैं और क्या नहीं। जब ये हमसे प्यार करते ही नहीं है, तो फिर इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी यह तो अपनी किसी बेबी से प्यार करते हैं। कहकर उसका मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त एक फेमस बार में सूरज बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इस वक्त वह नशे में नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने ड्रिंक करना स्टार्ट किया हो। वह स्टेज की तरफ देख रहा था, जहाँ पर कुछ डांसर डांस कर रही थी। उसका ध्यान उन सभी डांसर में किसी एक लड़की को ढूंढ रहा था, पर शायद उसे वह नजर नहीं आ रही थी। काफी देर तक वह उस लड़की को ढूंढता रहा, पर उसे वह नजर नहीं आई। आखिर में वह वहां से उठकर चला गया। आज उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं की थी, जिस वजह से उसे नशा नहीं हुआ था। वह बाहर निकलने के बाद उसने खुद से कहा, आखिर वह लड़की गई कहाँ? जहाँ तक मुझे याद है वह इसी बार में डांसर थी। सूरज इस वक्त आसना को खोज रहा था। आसना का चेहरा काफी हद तक काव्या से मिलता जुलता था, जिस वजह से सूरज चाहते हुए भी आसना को नहीं भूल पा रहा था। अभी वो अपनी गाड़ी में बैठकर कपूर मेंशन की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। इस वक्त उसे रिया का कॉल आ रहा था। रिया का कॉल देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने खुद से कहा, पता नहीं ये भला मेरा पीछा कब छोड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और आखिर में कॉल उठा ही लिया। दूसरी तरफ से रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, सूरज, तुम कहाँ हो? रिया की गुस्से भरी आवाज सुनकर सूरज ने शांति से कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सूरज की बात सुनकर रिया ने हंसते हुए कहा, क्यों चिल्ला रही हो? सीरियसली सूरज, तुम मुझे ये सवाल कर रहे हो? पिछले 5 दिनों से तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, ना ही मुझसे मिलने के लिए आए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते थे, मुझसे प्यार करते थे, पर अब तो मुझे हर वक्त इग्नोर करते रहते हो। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते सूरज? कहते ही रिया कॉल पर ही रोने लगी। वही रिया की ऐसी आवाज़ सुनकर सूरज को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने कहा, सॉरी रिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो? सूरज की बात सुनकर रिया ने रोते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मरने के बाद आना मुझसे मिलने के लिए। रिया की ऐसी बात सुनकर सूरज ने गुस्से से कहा, तुम इस तरह की बातें मत करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे मुंह से मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्यों मुझे गुस्सा दिलाने का काम करती हो? सूरज की बात सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे मरने या जीने से?
मुझे तो लगा कि तुम भूल ही चुके हो कि रिया नाम की कोई लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में थी। सूरज, तुम बहुत बदल चुके हो। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे लिए मैं खुद को लोगों की नज़र में कितना गिराया, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे खुद के मम्मी पापा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी हूँ। पर मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। पर तुम्हें तो शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए तुम हर बार मेरी फीलिंग्स को हर्ट करते हो। सूरज, मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुम फादर बनने वाले हो। सूरज रिया की ऐसी इमोशनल भरी बातें सुनकर गिल्ट में चला गया था। जैसे ही उसने रिया के मुंह से यह सुना कि वह फादर बनने वाला है, वह हैरानी से मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी रिया ने क्या कहा है। वहीं उसकी आवाज़ न सुनकर रिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पर मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। मैं इसे दुनिया में लेकर आऊंगी और अकेले बड़ा करूंगी। सूरज ने अभी भी कुछ नहीं कहा। रिया ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम इस बच्चे को कपूर परिवार का नाम दो। मैं बस तुम्हारी प्यार की निशानी के साथ खुश रह लूंगी। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। सूरज, बाय। इतना कहकर रिया ने कॉल कट कर दिया। वहीं सूरज ने जब कॉल कट होने की आवाज़ सुनी तो उसे समझ आया कि रिया ने कॉल कट कर दिया है। उसने हैरानी से रिया की बात को रिपीट करते हुए कहा, मैं पापा बनने वाला हूँ। इतना सोचते उसने दोबारा रिया को कॉल किया, पर रिया उसका कॉल नहीं उठा रही थी। अब सूरज को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, सूरज, तू इतना ज़्यादा कैसे स्टूपिड हो सकता है। रिया ने साफ साफ तेरे सामने यह बात कबूल की थी और तूने कुछ भी नहीं कहा। उसे क्या लग रहा होगा कि तुझे अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं है। सूरज बार बार कॉल कर रहा था पर रिया उसका कॉल नहीं उठा रही थी। अब सूरज को टेंशन हो रही थी। उसने गाड़ी सीधा बजाज मेंशन की तरफ मोड़ दी। उसे किसी भी कीमत पर अभी के अभी रिया से मिलना था। इस चक्कर में वह भूल ही गया था कि वह आसना को ढूंढने के लिए बाहर गया था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त बजाज मेंशन में रिया के रूम में रिया और उसकी माँ रेखा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। रिया ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, आपको सच में लगता है कि सूरज मुझसे मिलने के लिए यहाँ आएगा? रिया की बात सुनकर रेखा ने हंसते हुए कहा, तू बस देखती जा, वह कैसे यहाँ पर दौड़ता हुआ आता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रिया मुस्कुराने लगी, पर फिर उसने कहा, मॉम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर ये बात उसे पता चल गई तो क्या वह मुझसे शादी करेगा? रिया की बात सुनकर रेखा ने हंसते हुए कहा, तू कितनी बेवकूफ़ है। बस एक बार शादी हो जाने दे, उसके बाद कहीं से गिरकर मिसकैरेज का नाटक कर लेना। बस इतनी छोटी छोटी बातें तुझे बतानी पड़ती हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तेरे जैसी बेवकूफ़ लड़की कैसे पैदा कर ली मैंने। अपनी मॉम की बात सुनकर रिया का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मॉम, आप जानती हो ना, मुझे किसी भी कीमत पर कपूर मेंशन में शादी करके जाना है। वैसे मेरा पहला टारगेट तो आदित्य कपूर था, पर पता नहीं उस काव्या ने कैसे आदित्य कपूर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सूरज तो मेरे लिए मेरा बैकअप था, पर कोई बात नहीं, आदित्य ना मिला तो क्या हुआ, सूरज से ही काम चला लूंगी। मुझे बस कपूर परिवार की बहू बनना है। उनका रुतबा मुझे छोटी बहू बन के भी मिल जाएगा। और एक बार मैंने उस परिवार में एंट्री कर ली, उसके बाद उस काव्या का जीना हराम तो मैं करके रहूंगी। कहकर रिया मुस्कुराने लगी। वहीं रिया की बात सुनकर रेखा ने कहा, वैसे ऐसी लड़कियों से सतर्क रहना चाहिए। ऐसी लड़कियों का परिवार नहीं होता तो ये लड़कियां काफ़ी ज़्यादा घटिया होती हैं। सती सावित्री बनकर हर किसी को फंसाना इन्हें अच्छे से आता है। रेखा की बात सुनकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस काव्या के साथ क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और आप जानती नहीं, बेवकूफ़ी में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। मुझे तो कभी कभी उस पर हंसी आती है। रिया की बात पर रेखा ने कहा, रिया, ऐसी लड़कियों से ही बचकर रहने की ज़रूरत होती है। ऐसी लड़कियां ही हमारे जैसे लोगों को परेशानी में डाल देती हैं। जैसा कि तुम कितने सालों से ट्राई कर रही हो आदित्य को अपने जाल में फंसाने की, पर वह एक नज़र भी तुम्हारी तरफ नहीं देखता। पर वहीं इस लड़की ने कुछ ही दिनों में उसे पटा लिया।
तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकती हो कि यह लड़की कितने घाट का पानी पी चुकी होगी। रेखा की बात सुनकर रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ, मुझे नहीं लगता कि काव्या उस तरह की लड़की है। वह तो भोली भाली मासूम सी लड़की है, जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती है। रिया की बात पर रेखा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, नालायक लड़की, तू मेरी बात समझती क्यों नहीं है? ऐसी ही लड़की अपने चेहरे पर मासूमियत और भोलेपन का नकाब ओढ़कर लोगों को फंसाना अच्छे से जानती है। अपनी माँ की बात सुनकर रिया ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, पर आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या सूरज मुझसे मिलने के लिए आएगा? रेखा ने कहा, बस मेरी एक बात ध्यान में रख, तुझे जितना हो सके सूरज को इग्नोर करना है, क्योंकि लड़के उसी के पीछे भागते हैं जो उनसे दूर भागती हैं। अगर तू उसके पीछे भागेगी तो वह तुझसे दूर भागेगा। रेखा की बात सुनकर रिया ने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई मॉम। रिया को इस तरह से कंफ्यूज देखकर रेखा ने गुस्से से कहा, तू बस जो कह रही हूँ वह कर, क्योंकि ज्यादा सोचना तेरे छोटे दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर रिया के चेहरे पर उदासी आ गई, पर वह जानती थी कि रेखा जो कुछ भी करेगी उसके भले के लिए ही करेगी, इसलिए वह चुपचाप रेखा की बातें सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज तेजी से अपनी गाड़ी बजाज मेंशन की तरफ ले जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए कि वह फादर बनने वाला है। वह इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, पर इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। उसे खुशी हो रही थी या फिर टेंशन हो रही थी, इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।